Good morning. Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. So in last class we completed this chapter. Now we'll study this box, fast forward creation of new states. There's nothing to explain in this. It's just some facts and figures. We'll study them, okay? Line to line. I cannot create any story in this. The acceptance of the principle of linguistic states did not mean, however, that all states immediately became linguistic states. अब जो प्रिंसिपल था लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ में सारी जो स्टेट्स बनी वो लैंग्वेज बेस्ड ही थी. जो बायलिंगुअल स्टेट था, एक्सपेरिमेंट था बायलिंगुअल, बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती. बॉम्बे जो जगह थी वहाँ पे गुजराती लोग भी थे, मराठी बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है. तो वहाँ पे क्या, सिंगल लैंग्वेज की बजाय डबल लैंग्वेज यूज हो रही थी, ठीक है. There was an experiment of bilingual Bombay state consisting of Gujarati and Marathi speaking people. After a popular agitation, the states of Maharashtra and Gujarat were created in 1960. और थोड़े समय बाद काफ़ी ये फ्रस्ट्रेशन और इनका ये काफ़ी जो स्ट्रगल चल रहा था, उसके बाद में दो स्टेट्स बनाई गई. एक बनाई गई महाराष्ट्र और दूसरी बनाई गई गुजरात. ओके, 1960 के अंदर. इन पंजाब ऑल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. पंजाब के अंदर भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, यानी दो लैंग्वेजेस जो बोली जा रही थी. एक तो हिंदी और दूसरी थी पंजाबी. पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे अलग स्टेट की, और उनको ग्रांट नहीं की जा रही थी कि दूसरी स्टेट, गुड मॉर्निंग, दूसरी स्टेट जो उनको नहीं ग्रांट की जा रही थी, ठीक है. In Punjab also there were two linguistic groups, Hindi speaking and Punjabi speaking. हिंदी बोलने वाले लोग और पंजाबी बोलने वाले. The Punjabi speaking group people demanded a separate state. पंजाबी बोलने वाले लोग बोल रहे थे हमें अलग स्टेट चाहिए, but it was not granted with other states in 1956. 1956 के अंदर उनको दूसरे स्टेट्स के साथ में पंजाब बनाने की अनुमति नहीं दी गई. Statehood for Punjab came 10 years later. 10 साल बाद उनकी स्टेट बनाई गई. In 1966 के दौरान बनाई गई, when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state. जब अलग की गई हरियाणा और पंजाब की जो टेरिटरीज थी उनको अलग किया गया पंजाब से. पंजाब कब आया, when पंजाब came into existence in 1966. पंजाब कब स्टेट बना, 1966 के अंदर. Then another major reorganization of states took place in the northeast in 1972. बाकी अब देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं था कि हमारे को आज़ादी मिली, हमारी गवर्नमेंट बनी तो इकट्ठा ही हमारी सारी स्टेट जो है उस समय लिस्ट कर दी गई कि हाँ ये वाली स्टेट ये कहलाएगी, ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है तो उस स्टेट को हम ये नाम देंगे. नहीं, धीरे धीरे जो हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए थे. हाँ, उनको टाइम लग रहा था, पूरा प्रोसीजर चल रहा था, स्ट्रगल चल रही थी उस समय, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो थी ना उस समय बहुत नई थी. एकदम नई गवर्नमेंट बनाना जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. सारी स्टेट्स, मोस्टली स्टेट्स थी, उनको सबको साथ में लेकर के आना, फिर इनके लैंग्वेज बेसिस पे इन सबको अलग अलग टेरिटरीज इनकी मार्क करना, और टेरिटरीज मार्क करने के बाद में भी इनको ये समझाना कि अब आप रूल तो एक अंडर गवर्नमेंट ही होगा आपका, सारे इक्वल आप लोग इकट्ठे एक ही उसके अंदर माने जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो थी उसके तहत ये सब चल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें हो रही थी. और जो करंट स्टेटस था वहाँ का, जो सिचुएशंस थी उनको डील करते हुए, एक अपन ने पढ़ा था कि पॉवर्टी हटानी थी उनको, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना था, ये सारी प्रॉब्लम्स जो सारे चैलेंजेस चल रहे थे उनको डील करते हुए ये लोग अलग अलग स्टेट्स जो हैं फॉर्म कर रहे थे. तो पंजाब जो है वो कब आया था, 10 साल बाद, 1966 के अंदर. फिर उसके बाद में बाकी जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो स्टेट्स थी वो भी रीऑर्गेनाइज हो रही थी. उनमें थी मेघालय. मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972. मेघालय कब बनाया गया, असम में से निकाल के 1972 के अंदर, ठीक है. कार्व्ड आउट, निकाला गया उसको, ठीक है.
मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर, और मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो भी उसी ईयर के अंदर यानी 1972 के अंदर ही अलग अलग स्टेट के तौर पे उनको भी अपनी पहचान मिली। The states of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being in 1987, और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आए, 1987। यहाँ पर मेयरली यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स, आपको ईयर्स जो हैं वो याद रहने चाहिए। आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसके अंदर आप पर्टिकुलर ईयर्स लिखें, ठीक है, और उसके बाद में आप उनके आगे लिख दीजिए कि हाँ ये वाली स्टेट जो है इस ईयर में बनी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी जिससे आपको ये ईयर्स जो है याद रहें। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963। अब नागालैंड जो है वो कब बन गया था, वो शुरुआत में 1963 की शुरुआत में ही, इस साल में ही बन गया था। ये बाकी सब बाद में आए हैं, 1963 के अंदर ही नागालैंड जो है फ्रेम कर दिया गया था। Language did not, however, remain the sole basis of organization of states। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ये लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वही सोल बेसिस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो भी एक पॉइंट रहा है। लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम पंजाब जो है, पंजाब को जान रहे हैं, महाराष्ट्र को जान रहे हैं, बाकी जो अधिकतर स्टेट्स हैं उनको जान रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था स्टेट्स का। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे दोनों तरह के पॉइंट्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्या हो रहा था कि एक लैंग्वेज बेसिस तो बात पॉइंट आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ में जो है ना उनकी कम्युनल जो कम्युनिटी के साथ में लेकर के आना था। अब जैसे हिंदू अम्ब्रेला के अंदर कई सारे चीज़ें आती हैं, कई सारे अलग अलग कल्ट्स हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्टेट के अंदर अलग अलग हिंदू उस पर देखा जा रहा था, बेसिस पे उनको अलग अलग कास्ट जो है उनको एक कंपाइल किया जा रहा था एक तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो एक जोग्राफिकल फीचर भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको याद रखने के हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे इफेक्ट करता है वो आप समझ सकते हैं। अब जैसे राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ह्यूमिड और एरिड होता है, ठीक है, एरिड और ड्राई होता है, ह्यूमिड नहीं, एरिड और ड्राई होता है। यहाँ पे कंडीशंस जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कंडीशन हमें ईस्ट में देखने को मिलेगी। अब उनकी आदतें उस हिसाब से बेस्ड है, उनके वेजिटेशन उस हिसाब से बेस्ड है कि वहाँ पे क्या सब्जियाँ मिल रही हैं, क्या फल मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से ही बेस्ड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन जब आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर डिफरेंट हो रहा है ना, उनकी हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, वो डिफरेंट हो रही है। अब एक लैंग्वेज एक पॉइंट उसके साथ में अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरा एक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो वो फेस कर रहे थे उस समय, उस पर उनकी हर चीज़ को देखा जा रहा था। बस बात ये है कि कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइट ज़्यादा हो गए, जैसे लैंग्वेज वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ठीक है। Language did not, however, remain the sole basis of organization of states. In later years, sub-regions raised demands for separate states on the basis of a separate regional culture or complaints of regional imbalance in development। अब क्या हो रहा था आने वाले सालों में, अब ये रीजन तो अलग अलग कर दिए थे, लेकिन सब रीजन जो है वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें अपनी अलग सेपरेट क्या कहते हैं अलग जगह चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। अब स्टेट के अंदर भी अलग स्टेट्स जो हैं वो बनने लगी थी, वो डिमांड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, उनका कल्चर जो था उस पर कि हमारा डेवलपमेंट जो है, रीजनल डेवलपमेंट जो है उस बेसिस पे नहीं हो पा रहा है, देयर इज़ एन इम्बैलेंस, यहाँ पर इम्बैलेंस है, इक्वालिटी नहीं है। उस बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग जगहों का एक स्टेट के तौर पर डिमांड करा जा रहा था, ठीक है। थ्री सच स्टेट्स, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, वर क्रिएटेड इन 2000। अब इस तरह की अलग अलग स्टेट्स जो हैं बनाई गई, कहाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, ये 2000 के अंदर क्रिएट हुई हैं। द स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट कम टू एन एंड। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन की जो कहानी है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। देयर आर मैनी रीजन्स इन द कंट्री वेयर देयर आर मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट। अब यहाँ पर अलग रीजन्स हैं कंट्री के अंदर जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट और स्मॉलर स्टेट्स के लिए। These include विदर्भा in महाराष्ट्र, ठीक है, विदर्भा in महाराष्ट्र, हरित प्रदेश in वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये अलग अलग जो डिमांड कर रहे हैं अभी भी,
कि स्टेट के अंदर ही स्मॉलर स्टेट्स बनने के लिए कि हमें अलग कर दो, वो है विदर्भा करके महाराष्ट्र के अंदर, हरित प्रदेश करके उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, और नॉर्दर्न रीजन जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिमांड हो रही हैं। अब अगर आप सोचें कि यहाँ पर अलग अलग हम डिमांड कर रहे हैं, जो ये अब इतने साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, उसके बाद में भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। 2000 के अंदर ऑलरेडी 20 साल पहले एक अलग तीन जो है अलग स्टेट्स जो है डिमांड की गई है। तो ये स्टोरी जो है अभी भी चल रही है। हमारा देश पार्टीशन हुआ, उससे पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग बना, फिर इंडिया के अंदर अलग स्टेट्स बनाई गई, कुछ रीजनल बेसिस पे थी, कुछ लैंग्वेज बेसिस पे थी। उसके बाद में 10 साल बाद भी उसके बाद में भी चेंजेस आए। 1972 के अंदर हुआ, 1966 के अंदर हुआ, फिर उसके बाद में 2000 के अंदर रिसेंटली भी 20 इयर्स बैक देखा जाए तो 3 स्टेट्स बनाई गई हैं। अभी भी जो है डिमांड हो रही है। तो ये स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब इसका आगे वर्डिक्ट क्या होता है, क्या ये विदर्भा बनेगा, महाराष्ट्र में हरित प्रदेश बनेगा, या वेस्ट बंगाल में और सब स्टेट्स बनेंगी, वो क्या चलेगा, उसका भी कोई हमारे पास में करंट स्टेटस नहीं है। ठीक है। So here we completed this chapter. If you have any problem, you can ask me, or shall I move to the takeaway notes? Ma'am, we should Yes. go further. Okay, madam. No, ma'am, no problem. Okay, cool. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So I will give you a short intro. Challenges for the new nation, जैसा कि हमने पढ़ा था 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, और आज़ादी के बाद में हमारे सामने चैलेंजेस आए थे कई अलग अलग प्रकार के। पहला चैलेंज हमारे सामने जो आया था वो ये था कि हम अपने देश को कैसे शेप अप करें, कैसे शेप दें एक नेशन के तौर पर, कैसे जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, अलग अलग विविधता है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में और कास्ट में, अलग अलग चीज़ें जो है, और एक तरीके से देखा जाए जोग्राफी जो है अलग अलग है, तो सब चीज़ों को एक साथ लेकर के हम कैसे आएँ। ठीक है, ये था। और उसके साथ में हमें पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी हटानी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हटाना था, हमें गवर्नमेंट फ्रेम करनी थी, और गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रेम करनी थी। और सिर्फ हमें ये ऐसा नहीं था कि हमें पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना था, ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है सिर्फ उसी का कल्याण हो, उसी का ग्रोथ हो, उसी की डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं था, हमें सबको साथ में लेकर के चलना था। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे। India became independent in August 1947. Immediately after independence, there were three challenges in nation building. इंडिया के सामने challenges आए थे nation building के लिए। ठीक है, तीन challenges थे। The first and the immediate challenge was to shape nation that was united yet accommodative of the diversity existing in the society and eradication of poverty and unemployment। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि सबसे पहला था कि कैसे नेशन को एक नेशन के तौर पे, मतलब इस जगह को पूरे नेशन के तौर पे देखा जाए, और यहाँ पे जो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन्स हैं उनको साथ में लिया जाए, गरीबी हटाई जाए और बेरोज़गारी से भी डील किया जाए। The second challenge was to establish democracy. दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, यानी कि जनतंत्र को इस्टेब्लिश करना। The third challenge was to ensure the development and the well-being of the entire society and not only of the some sections। और चैलेंज तीसरा क्या था, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक सेक्शन को ही फ़ायदा मिल रहा है। अब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, पार्टीशन जब हुआ था, ठीक है, लोगों की जगह बदली थी, उन लोगों को अब एक जगह से अपना घर बार सारा जो काफ़ी सालों से वो जिस जगह पर रह रहे थे वो छोड़ के आना पड़ रहा था, और एक नई जगह को उनको अपनाना था, वहाँ पे उनको घर देखना था। अब जो दूसरा था हमारा पार्टीशन, उसमें कि क्या था, दूसरा पॉइंट जो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। कैसे पार्टीशन हुआ, नई जगह पे लोग बाग आकर के बसे, एक जगह से दूसरी जगह पे आए, फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर अपना घर देखना शुरू करा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए था, उनको अपने परिवार को भी सेफगार्ड करना था, सारी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे थे। और ऐसा तो था नहीं कि पार्टीशन हुआ और शांति से एक
गाड़ी में या एक ट्रेन में लोग बाग भर करके इधर आ गए और इधर से उधर चले गए और सब स्मूथली हो गया। नहीं, वहाँ पे दंगे हो गए थे, रायट्स हो गए थे, कम्युनल रायट्स हो गए थे और उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग हुई थी, मास किलिंग हुई थी और मतलब लोगों को मारा गया था और लेडीज़ के साथ में रेप हुए थे, उनको अबडक्ट किया गया था, उनको उठा लिया गया था, फिर उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको जिन लोगों ने उनको मतलब उठाया था उसी हिसाब से उनका वहाँ पे शादी भी कराई गई थी। मतलब बहुत ही एक इनह्यूमन, एक बहुत ही ख़राब माहौल जो था उस समय आया था और शांति से कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आई थी जो कुछ लोग जो है इस पॉइंट को बिल्कुल डिनाई कर रहे थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे पार्टीशन करना, फिर भी उनको मानना पड़ा था क्योंकि जो मेजॉरिटी थी उसमें लोग डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम नेशन जो है वो अलग हो पाकिस्तान और बाकी जो है लोग इधर हो। लेकिन उनके साथ में एक एंड में उनके सामने एक ये पॉइंट भी रखा गया कि अगर आप चाह रहे हैं तो आप इंडिया में रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो मैटर व्हाट। अगर आप हिंदू हैं तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी वो डिमांड कर रहे थे वो तो उनके लिए कर ही दिया था। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। 14 से 15 अगस्त के बीच में 1947 के अंदर दो नेशन जो है वो बने हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। Lakhs of people from both sides lost their homes, lives, properties and became victim of communal violence. कई लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, कईयों ने घर गंवाए, कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवाई और कई जो है शिकार हुए थे कम्युनल वायलेंस, यानी कि जो दंगे वहाँ पर हुए थे, हिंसा जो हुई थी उसका शिकार हुए। On the basis of Muslim majority belt, West and East Pakistan was created, which was separated by a long expanse of Indian territory. अब मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, मैंने जैसे आपको बताया था हमने पढ़ा था कि पंजाब और बंगाल जो है उनमें ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे उस समय, तो इन लोगों ने क्या बोल दिया था कि दो पाकिस्तान बनेंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा और फिर उनको डिवाइड कौन करेगी, इंडियन टेरिटरी करेगी। क्योंकि ये जोग्राफिकल हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही जो है बहुत दूरी पर हैं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। जब नाम से आप समझ पा रहे होंगे अलग अलग दिशाएं हैं तो उनको साथ मिलाना तो पॉसिबल नहीं था। Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, was the undisputed leader of Northwest Frontier Province. Despite his opposition, NWFP was merged with Pakistan. अब ये जो फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस थे, इन्होंने साफ अपनी NWPFP करके जो इनकी एक पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं चाहिए हमें इस तरह का जो डिवीज़न हो रहा है ये नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो ये लोग थे NWFP के, ठीक है, इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के लिए रेडी हो गए थे। द पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बंगाल कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब जो पंजाब और बंगाल साइड का जो हिस्सा था उससे सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था इस पार्टीशन में, इस पार्टीशन एंड डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो हैवॉक है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। सिचुएशंस जो थी बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी। बाद में आने वाले समय में एक ही पाकिस्तान बना, ठीक है, उसको अलग जगह दी गई। ऐसा नहीं था कि ये जो दो ईस्ट और वेस्ट की जो थ्योरी थी उसको पूरी तरह से मान लिया गया था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे अब पार्टीशन के बाद में, क्या उन्होंने सिचुएशंस डील करी थी वो पढ़ेंगे हम। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of human history as known. अभी तक की इंसानियत जो मतलब इंसानी हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे अनप्लान्ड और ट्रैजिक ट्रांसफ़र हुआ था पॉपुलेशन का, एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग बागों का जो जाना था वो। क्योंकि आपको जैसे याद हो एक नोटिस, मेरे पास एक नोटिस मिल गया था, तब लोगों को जब उनको आज़ादी मिली उनको तब तक भी नहीं पता था कि वो है कहाँ पर, वो सही जगह पे हैं या गलत जगह पे हैं। फिर उनको एक नोटिस मिलता है, बोला आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी और आपको दूसरे उसमें जाना पड़ेगा और दूसरे देश में वो आपका देश है। तो इस चक्कर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशंस हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी थी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था।
Minorities on both sides of the border fled their home and secured temporary shelter in refugee camps. अब जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, उनको क्या हो रहा था, उनको माइनॉरिटी ग्रुप में आ रहे थे, उनको दोनों ही तरफ से भगाया जा रहा था, बोला जा रहा था आप हमने यहाँ से खाली करिए, आप इस देश में बिलोंग नहीं करते हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो कहाँ जाकर के शरण ले सके, रिफ्यूजी कैंप्स जो लगाए जा रहे थे बॉर्डर पर, वहाँ पर। अब ये रिफ्यूजी कैंप्स में ये लोग कुछ महीने रहे, कुछ दिन रहे, कुछ साल रहे, क्योंकि कुछ भी जो है इनके लिए प्रॉपर्ली तब तक मैनेज नहीं किया गया था। Women were often abducted, raped, attacked and killed. They were forcefully converted to other religion. अब क्या हो रहा था उस समय में, जो women थी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हो रही थी। उनको उठा लिया जाता था, रेप कर दिया जाता था, अटैक किया जाता था या फिर मार दिया जाता था, या फिर उनको उठाने के बाद में, अगवा करने के बाद में, जिस भी रिलीजन के लोगों ने उनको उठाया है उस रिलीजन में उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद में वहाँ पर ही शादी कर दी जाती थी, और उनका फ्यूचर जो है वो वहीं पर उनको बस कर दिया गया था कि आप वहीं पर, यही आपका धर्म है और अब आपको यही फॉलो करना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन थी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल ऑन बोथ साइड्स। अब अगर देखा जाए तो राजनीतिक और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट तरीका जो चल रहा था वो दोनों ही असफल हो रहे थे, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी। दोनों ही तरफ की कंडीशंस बद से बदतर हो रही थी, दोनों तरफ की गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर पा रही थी, इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। There was huge loss of lives and property. Communal violence was on its culmination. अब क्या हो रहा था, दोनों ही तरफ जान मान की हाली, जान मान मतलब कहते हैं ना, जैसे कि लाइव्स भी खराब हो रही थी, लोग मर भी रहे थे, प्रॉपर्टी भी जो है वो किसी की प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, मतलब कोई क्लेम नहीं कर पा रहा था कि हमारी प्रॉपर्टी है, वो भी दिक्कत हो रही थी। और ये जो दंगे हो रहे थे ये बिल्कुल हाइट्स पे थे और ये बहुत ज़्यादा सीवियर थे, इनके चक्कर में भी बहुत दिक्कतें लोगों को वहाँ झेलनी पड़ रही थी दोनों ही नेशन के अंदर। और एक ट्रेन चलाई गई थी जिसके कहा जाता है कि ट्रांसफ़र करने के लिए लोगों को उसको एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो वहाँ से भर के यहाँ पर आई तो उसमें लोग बाग ज़िंदा बचे नहीं थे, सबको मार दिया गया था। और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से जब वहाँ ट्रेन गई तो वहाँ इन लोगों ने भी यही चीज़ करी। तो समझ से तो कोई काम में ले ही नहीं रहा था, दिमाग तो अपना कोई इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, बस लगे हुए थे जो जरा सी जो चीज़ एक किसी ने भड़का दी थी उसको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे ले जा रहे थे कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा है तो हम भी उनके लोगों को मारेंगे। कोई ये देख ही नहीं रहा है कि ये लोगों को मारने से ये चीज़ सॉल्व तो हो नहीं रही है, ये बस ख़राब से ख़राब होती जा रही है। सो बेसिकली ये पार्टीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। वो राज्य जो राजाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे उनको एक इंडिया के अंदर मिला करके एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पे कैसे दिखाया जाए, उस हिसाब से। देयर वर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर तब दो तरीके से उन्होंने बांट रखा था एरियाज़ को। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एरियाज़ जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स गवर्न बाय इंडियन प्रिंसेस, जो इंडियन राजाओं के द्वारा ही चलाए जाते थे, लेकिन वो कुछ उनको ब्रिटिशर्स का कंपनसेशन देना पड़ता था या उनके कुछ रूल्स जो हैं वो मानने पड़ते थे। इस तरीके से ये काम हो रहा था। फिर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट। अब आज़ाद होने के बाद में हमारे इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी 565 राजा लोगों के अंदर उनके राज्य थे। मैनी ऑफ देम जॉइंट इंडियन यूनियन, और कई सारे उन लोगों में प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था इंडियन यूनियन को। अब जिन्होंने ज्वाइन करने में जिनको मना कर दिया था डायरेक्टली, इन्होंने जिनको टाइम लग रहा था वो थे ट्रावनकोर, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इनिशियली रिफ्यूज टू जॉइन द इंडियन यूनियन, बाद में इनको मना लिया गया था लेकिन पहले इन्होंने साफ मना कर दिया था, शुरुआती यानी इनिशियली तौर पे इनको इन्होंने डिनाई कर दिया था। सो वी ओनली हैव 1 minute लेफ्ट।
अगर अभी तक आपको इन कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत आई तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. Clear. Okay, so I'm going to send you a link for your another class. We'll discuss these points in our Okay, ma'am. tomorrow session. Okay, students.